Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं अभी। राधे राधे रमन जी, गुड इवनिंग। अमन, आदित्य, चलो आई थिंक सभी जुड़ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था, टॉपिक था आपका रेशो प्रपोर्शन, ठीक है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपके पार्टनरशिप और एजेस, ठीक है। पार्टनरशिप तो आप ये मान के चलो कि लगभग रेशो का एक पार्ट है, एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे एजेस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम बिना एक्स माने करते हैं, मतलब जिसमें देखो एजेस के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं आपके क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे डायरेक्टली आपके इक्वेशन मेथड पे, जिसमें हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है एक्स वगैरह, ठीक है ना। और एक एजेस के क्वेश्चन होते हैं जो बेस्ड होते हैं रेशो पे, ठीक है ना। तो जो रेशो वाले एज वाले क्वेश्चन है वो मैं आज ही करा रहा हूँ, ठीक है। जो इक्वेशन वाले होंगे वो जब मैं आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा उसके अंदर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हाँ जी चौधरी जी, क्या डाउट है? आप डाउट पूछ लीजिए पहले, इतना बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे भाई। Rupees 432 is divided among A, B, C such that A 8 times of A share and B times C equal to 6 times of how much did। हाँ। तो इसमें आपको रेशियो निकालना है, वही जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था ना, 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 6C, वैसे ही होगा। देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पूरा आप कर लेना। इसमें दिया हुआ ना A 8 टाइम्स ऑफ A शेयर, 8A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, उसके बाद 12 टाइम्स ऑफ बी शेयर 12B, ठीक है भाई, इक्वल्स टू 6C हो जाएगा। सो आपसे पूछा हाउ मच डिड ए गेट, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इनका रेशो निकाल लेना है बेसिकली, ठीक है ना। तो रेशो निकालने के लिए वही तरीका आप अपनाओगे। अगर 8 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो आप इसको चाहो तो पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो इनका रेशो बना लो। तो 8 की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 6, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू निकालने जाओगे तो 8 इंटू 6, सी की वैल्यू निकालने जाओगे तो 8 इंटू 12। यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 2 के टेबल पे सिंप्लीफाई कर लो, रेशो बना लो। जो रेशो आ जाएगा उसका टोटल आपको रख देना है इक्वल टू 432, और जो ए की वैल्यू बची होगी वो आप कैलकुलेट कर लेना, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक। तो अगर आपने बेसिक देखो क्लासेस लगाई हुई है तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, रेशो के अंदर आपके जो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे ना क्वेश्चन में वो सब करा दिए। हाँ, अब देखो क्या होता है, हम लोग एग्जामिनर्स क्या उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उठा के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको सारे बेसिक करा दिए हैं। अगर आपने पीपीटी सारी अच्छे से कर ली, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए, रेशो का कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। बस डिपेंड करता है आप उसको कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैंने इसकी रेशो की और पार्टनरशिप की, ठीक है, कंबाइंड ही वर्कशीट है, सर को सेंड कर दिया और सर अपलोड कर देंगे आज की क्लास के बाद शायद, ठीक है। क्योंकि अभी पार्टनरशिप नहीं हुआ था ना, इसलिए आज तो अपलोड नहीं की होगी, कर देंगे, ठीक है। उसी में आपको बाद में पहले 20 क्वेश्चन आई थिंक रेशो से है, लास्ट के 10 क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करना, हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है। तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे भाई, पार्टनरशिप और एजिस। तो मैं एजिस के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो एजीज के अंदर आपके दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें नंबर सिस्टम यानी इक्वेशंस का यूज होता है, वो मैं जब नंबर सिस्टम कराऊंगा उसके अंदर कवर करूंगा। और दूसरा एजीज के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं रेशो पे, यानी जो हमने रेशो सीखा है इस पे कैसे शॉर्टकट से एजीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हम आज ही कवर कर लेंगे। क्योंकि आपने रेशो पढ़ा है, रेशो से कनेक्टेड ही है दोनों पार्ट, साथ साथ आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लगातार ले लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्टनरशिप से, ठीक है। देखो पार्टनरशिप के अंदर ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, पूरा पार्टनरशिप इसी पे खत्म है और कुछ नया है ही नहीं इसमें, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 3 लोग एक साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर 1 या 2 साल या 3 साल के बाद क्वेश्चन में दिया होगा, वो लास्ट में उनको जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड करेंगे। तो वो जो प्रॉफिट डिवाइड करने का फंडा है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा,
तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन यानी प्रॉफिट रेशो, किस रेशो में वो अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी लोग हों, वो डिपेंड करता है कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया इनटू कितने टाइम के लिए। यानी सिर्फ कितना पैसा किसी ने इन्वेस्ट किया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, या कितने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, देखो सुनो, 2 लोग हों, मान लो एक ने 1000 रुपए लगाए बिजनेस में, एक ने लगाए 2000 रुपए। ठीक है, अब आप बोलो सर ऐसा इसने 2000 लगाए हैं तो जब लास्ट में प्रॉफिट होगा इसको ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट में से, ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कई बार कंडीशन क्या होती है, एक बंदे ने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है भाई, ये बंदा आया ही 6 महीने या 1 साल के बाद, अब 2 साल के बाद वो प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो 2 साल के बाद अगर वो प्रॉफिट बांट रहे हैं तो पहले बंदे ने 1000 रुपए जो इन्वेस्ट किए वो कितने सालों के लिए किए, 2 साल के लिए कर दिए। लेकिन जो बाद वाला बंदा है वो 1 साल के बाद आया है, ठीक है ना, तो इसका टाइम पीरियड सिर्फ 1 साल ही रह गया टोटल 2 साल में से, क्योंकि 1 साल के बाद आया है, तो इसने 1 साल में कितना इन्वेस्ट किया, 2000 रुपए। अब ध्यान से देखो, पहले वाले बंदे ने 1000 रुपए लगाए थे, दूसरे वाले ने 2000 लगाए थे, लेकिन इसने लगाए 2 साल के लिए, इसने लगाया 1 साल के लिए, तो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट एक तरह से हो गया वो बराबर हो गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी जितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो अब इन दोनों केस में दोनों का इक्वल हो गया, तो लास्ट में जब प्रॉफिट डिवाइड होगा ये आधा आधा डिवाइड होगा। ठीक है, जितना हिस्सा पहले बंदे को मिलेगा उतना हिस्सा दूसरे बंदे को भी मिलेगा। दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया वो हो गया 1:1, यानी जितने इसको मिलेंगे उतने इसको मिलेंगे। तो कभी भी ये सिर्फ ना तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा ना सिर्फ टाइम पे, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, ये चीज आप समझ लो। प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करते हैं हम बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर, उसका फंड है कितना पैसा लगाया कितने टाइम के लिए। ठीक है, फिर इसमें कई बार क्या होता है, कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चन आपसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्या करेगा वो, प्रॉफिट रेशो भी आपको दे देगा 2 लोगों का, इन्वेस्टमेंट भी दे देगा 2 लोगों की, आपसे बोलेगा इनके टाइम का रेशो कैलकुलेट कर दो। तो भैया देखो, टाइम निकालने के लिए यहीं से आप क्या करोगे, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, ये तीनों लोगों का डिवाइड करके रेशो निकाल लेना, वो टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट रेशो ही निकालना पड़ता है, लेकिन कई बार बिल्कुल ना सिंपल बच्चों वाले सवाल भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, वो आपसे पूछ लेगा प्रॉफिट रेशो भी दे देगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो भी दे देगा, टाइम पूछ लेगा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है वहां। कई बार प्रॉफिट रेशो दे देगा, टाइम का रेशो भी दे देगा, आपसे पूछ लेगा कितना इन्वेस्ट किया उसका क्या रेशो है, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए अगेन क्या बन जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है भाई, तो आपको बात समझ आ गई होगी। सेम फॉर्मूले से कई बार आपको टाइम भी निकालना पड़ सकता है, सेम फॉर्मूले से कई बार आपको इन्वेस्टमेंट भी निकालनी पड़ सकती है, तो वो आप ऐसे इधर उधर शफल करके निकाल लोगे। ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट रेशो ही निकालना होता है। यहां तक क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर दो, हालांकि कुछ खास हमने अभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा मैंने बताया है फिर भी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला नोट कर लेना, पर पार्टनरशिप इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बाकी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से समझते रहेंगे। अब देखो, पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹20,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। अब देखो भाई, इसका मतलब है ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए फॉर 1 ईयर। देखो टाइम दिया हुआ है, फॉर 1 ईयर लिखा है, इसका मतलब दोनों का टाइम 1 साल ही है। ठीक है, टाइम सेम हो गया। कहता है इफ दे हैड अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपीज, यानी 1 साल के बाद उनको प्रॉफिट होता है 4,000 का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए इन दिस प्रॉफिट, बेसिकली यहाँ रेशियो नहीं, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इन दिस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि देखो रुपीज में आंसर मांगा हुआ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है रेशो नहीं पूछ रहा, शेयर पूछ रहा है, भाई कितने रुपए ए को मिलेंगे 4,000 रुपए में से, ये आपको बताने। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है भाई, 2 लोग हैं ए और बी, मैंने बोला हम इनका प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पहले बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं 20,000, दूसरे बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं 30,000। अब बाई चांस देखो दोनों का टाइम सेम है, अब दोनों का अगर टाइम सेम हो तो आप इनटू में 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि भाई दोनों का टाइम सेम है, तो रेशो में टाइम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर टाइम सेम हो तब हम बोल सकते हैं डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वही आपका रेशो हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर टाइम अलग हो तो दोनों का प्रोडक्ट लेना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम रेशो निकाले, सारी जीरो से सारी जीरो कट जाएंगी, फाइनल रेशो आ जाएगा भाई 2:3, ठीक है। यानी जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 2 हिस्से ए को मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे बी को। तो टोटल कितना हो गया भाई, 2 और 3 5। हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट बन रहा है 5 रुपए। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना बन रहा है, 4000। अब सारा काम रेशियो प्रपोर्शन वाला आ जाएगा। 5 की वैल्यू दे रखी है भाई 4000, 1 की वैल्यू हो जाएगी 800। हमसे पूछा ए का शेयर, ए की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 1600, ठीक है। सो लास्ट स्टेप आपका हमेशा यही रहेगा, आपको इक्वेट करना होगा जो हमने रेशो में सीखा है, ठीक है। बस एक ही मेन फंडा है कि आपको रेशो कैसे निकालना है, बस टाइम का ध्यान रखना है और वो सब क्लियर है। बी 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 बी, बहुत बढ़िया भाई। बाकी लोग बताएंगे भाई समझ में आया। पहले फॉर्मूला लगाया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, काट छांट करके एक छोटा सा रेशो बना लिया, आगे का काम सेम प्रॉफिट लॉस हुआ, ओ रेशो प्रपोर्शन वाला। दोनों की टोटल वैल्यू दी है तो टोटल वैल्यू इक्वेट कर दो, जिसका पूछा है उसका आंसर निकाल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से करोगे आप क्वेश्चन, जरा फटाफट करके आंसर बताओ फटाफट से, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे लायक कुछ है इसमें कराने लायक। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो। सीधा रेशियो पूछा है इस बार तो कुछ इक्वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डी 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 डी, क्या बात है। एक चीज बस ध्यान रखना भाई, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, वैसे तो पता होगा आपको, पहली वाली वैल्यू पहले पर्सन के लिए, दूसरे वाली वैल्यू दूसरे पर्सन के लिए। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा फिर हम श्योरिटी नहीं ले सकते कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है। बढ़िया, मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की। देखो डायरेक्ट करके बता दो, देखो टाइम सेम है तो 3 दोनों साइड से कट जाएगा, 3 लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो आपको रेशो चाहिए। अब रेशो क्या होगा, जो इनके रुपीस दिए हुए हैं यही रेशो होगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो डायरेक्ट कट जानी है, आपके पास बचेगा 6 और 8। तो भाई 6 और 8 का रेशो बनाएंगे तो 3 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, हल्का सा इसमें चेंज है, ठीक है। अब चेंज क्या है तो इजी, ये भी कुछ से हो जाएगा कुछ से शायद ना हो, ठीक है। समझ लेते हैं एक बार। अब की बार आगे 3 लोग ए बी और सी, कहते हैं इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, कैपिटल का मतलब भी इन्वेस्टमेंट होता है भाई, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में आपको कैपिटल लिखा मिलेगा, कहीं जगह इन्वेस्टमेंट लिखा मिलेगा, दोनों का मतलब सेम है। इसने इन्वेस्ट किए 60,000, दूसरे ने किए 50,000 और तीसरे ने किए 40,000। अब देखो जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब हम रेशो बनाएंगे 4 जीरो तो कट जाने वाली है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम ये बोल सकते हैं पहले बंदे ने लगाए 6 रुपए, दूसरे ने 5 रुपए, तीसरे ने 4 रुपए। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब अगली लाइन है काम की, कहता है आफ्टर 9 months सी लेफ्ट देम, यानी कि 9 महीने के बाद सी ने इनका साथ छोड़ दिया। If the profit after 1 year is rupees 14,000, then find profit of C. कहता है भाई 9 महीने बाद सी ने इनका साथ छोड़ दिया, यानी बिजनेस छोड़ दिया उसने, तो 1 साल बाद जो इनको प्रॉफिट हुआ 14,000 रुपए का, आपने बताना है उसमें सी का कितना हिस्सा बनेगा। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सी ने पैसा लगाया 9 महीने तक। क्यों लगाया 9 महीने तक? क्योंकि 9 महीने के बाद उसने बिजनेस छोड़ा है। इसका मतलब जो सी का टाइम पीरियड हो गया ना, वो हो गया 9 मंथ। और जो बच गया आपका ए और बी, उनका टाइम पीरियड हो गया 1 ईयर, 1 साल पूरा, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है भाई, या तो हम टाइम को मंथ्स में कन्वर्ट कर लें, और या हम टाइम को सारी जगह ईयर्स में कन्वर्ट कर लें। ये डिपेंड करता है भाई क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कई बार मंथ में कन्वर्ट करने से जल्दी आंसर आएगा, कई बार ईयर में कन्वर्ट करने से जल्दी आंसर आएगा। ये आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं भाई, 3 लोग हैं ए बी और सी। ए ने लगाए 6 रुपए,
बी ने लगाए 5 रुपए, सी ने लगाए 4 रुपए। समझ गए होंगे 6 5 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई जीरो कट जानी है, लिख के क्यों टाइम खराब करना। अब 9 महीने के बाद सी ने छोड़ा, इसका मतलब सी का टाइम है 9 मंथ, तो मैं मंथ के यहाँ पे ना ईयर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया अगर मैं मंथ के ईयर बनाऊंगा तो 4 3 12 और 3 से 3 कट जाएगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। कई बार आपको मंथ में ही लेना पड़ेगा सारी वैल्यू, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन देख के, इसमें मेरे समझाने लायक कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा मंथ से ईयर कैसे बनाते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं भाई, तो 9 से 12 को डिवाइड कर देंगे, ईयर बन गए। अब बी और सी के, ए और बी के लिए टाइम पीरियड है 1 साल, तो इनटू में 1 इनटू में 1, बीच में रेशो का साइन आएगा भाई, ठीक है। ये मेरी ये लाइन जुड़ जाती है, इसलिए मैं कई बार रेशो का साइन नहीं लिखता, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है। तो आप समझ जाना भाई ये रेशो ही है, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। अब आपको कैंसिल करना है, 4 1 टाइम्स 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स 3 टाइम्स, फाइनल रेशो आ गया भाई 6 5 3, 6 5 3 6 5 3, टोटल हो गया भाई 6 3 9 5 14। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट 14,000, तो मेरे ख्याल से सीधा ही दिख गया भाई 1000 टाइम हो रहा है, 14 की वैल्यू 14,000, एक की वैल्यू 1000। तो हमसे पूछे सी का शेयर, सी की वैल्यू है 3, तो 3 की वैल्यू हो गई भाई 3000 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। डी 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 डी, बहुत बढ़िया भाई। बाकी लोग भी जरा फटाफट से बताएंगे भाई, समझ में आ गया तो वाई टाइप, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में भाई टाइम सेम नहीं भी होगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, कई बार टाइम सेम होगा, कई बार टाइम अलग अलग होगा, कई बार हमें मंथ्स में भी बदलना पड़ेगा, कई बार हमें ईयर में भी बदलना पड़ेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवाऊं, चलो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर एज के भी करने हैं हमें, ठीक है। अब देखो बोलता है प्रदीप ओपन अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज, प्रियंका ज्वाइंड हिम 2 मंथ्स लेटर। प्रियंका ने उसे 2 महीने के बाद ज्वाइन किया, इसका मतलब यहीं से समझ जाओ जितना भी टाइम ने हमने प्रदीप के लिए लेना है ना क्वेश्चन में, उससे 2 महीने कम हमने लेने हैं प्रियंका के लिए, ठीक है। जैसी लाइन पढ़ते हो ना, डाटा साथ ही दिमाग में क्लियर कर लिया करो, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। ये हैबिट डाल लो, अच्छी रहेगी, टाइम सेव बहुत होता है इसमें, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। कहता है इन्वेस्टिंग 45,000, मतलब प्रियंका ने लगाया 45,000, तो मेरे मन में सीधा आ गया भाई 3 जीरो तो खत्म है, 30 और 45 का गेम है, ठीक है। फिर कहता है दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹76,000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स अब किसके लिए हो गए भाई, प्रदीप के लिए, क्यों, क्योंकि प्रदीप ने स्टार्टिंग से बिजनेस ज्वाइन करा है, प्रियंका ने किया था 2 महीने बाद, ठीक है। तो प्रदीप का टाइम हो गया 2 साल, प्रियंका के 2 महीने कम है। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इस बार हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना आसान नहीं रहने वाला, ठीक है ना। तो हम मंथ्स में कन्वर्ट करके चलेंगे इस बार क्वेश्चन को। अब बोलता है व्हाट विल बी प्रियंका शेयर, प्रियंका का शेयर निकालना है, तो ले भाई ये प्रदीप ये प्रियंका, ठीक है। प्रदीप ने लगाए जी 30 रुपए, इनटू में कितने साल, 2 साल, 2 साल के मंथ बना लिए तो हो गए 24, ठीक है। इधर प्रियंका ने लगाए भाई 45 रुपीज, 2 महीने बाद आई थी, तो इसके 2 महीने कम होंगे 2 साल में से, 2 साल में होते हैं 24 महीने, तो इसके महीने रह गए भाई सिर्फ 22, 2 महीने कम लगाने हैं इसके। मुझे लगता है अब हम सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ये लो जी 5 6 टाइम्स 30, 5 9 टाइम्स 45, ठीक है। 3 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स, ठीक है। 3 1 टाइम 3 8 टाइम, 2 1 टाइम 11 टाइम, फाइनल रेशियो आ गया भाई 8 और 11, ठीक है। मुझे लगता है आगे की कहानी खत्म। 8 और 11 का मतलब टोटल वैल्यू हो गई 19, ठीक है। हमें निकालना है प्रियंका का शेयर, तो देखो भाई डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, हमें निकालनी है 11 की वैल्यू, टोटल वैल्यू है 19, तो 11/19 निकालना है हमें किसका, 76,000 का। तो 1 टाइम 4 टाइम 000, आंसर आ गया यहां से 44,000, बी ऑप्शन, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्योंकि मुझे लगता है सबको आ गया, ये उसका शॉर्टकट है, ये भी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू निकालनी हो न्यूमरेटर में,
टोटल वैल्यू नीचे, या दूसरी वैल्यू आप बोल सकते हो वो नीचे आ जाती है डिनोमिनेटर में, इनटू में मल्टीप्लाई कर दो बस। क्लियर? बी 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 सही है भाई। बाकी लोग भी बताएंगे एक बार, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है तो वाई कोड है उसके लिए हमारा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वाई 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 वाई। बाकी लोग अभी लिख रहे हैं वाई वाई वाई। शाबाश शाबाश, बताते जो। देखो अपने हिस्से का वाई हमें खुद ही लिखना है, कोई और नहीं लिखेगा। हाँ, ऐसा नहीं 5-6 वाई आगे तो सोचो बस सर सोच लिया आगे चल दें, आना चाहिए। ठीक है भाई, नहीं तो फिर मैं एक एक का नाम लेके पूछूंगा। वो शायद अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो ये बात सही है भाई, वाई 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 लिखते रहा करो। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो ये था हमारा लेखा जोखा पार्टनरशिप का। आपको देखो समझ आ गया होगा, पार्टनरशिप में कोई बड़ी कहानी नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसी को पिलाए जाना है बार बार, बस उसी को पेलते रहो, उसी फॉर्मूले को, बस आपका आंसर आते रहेंगे। हाँ, फर्क क्या पड़ता रहेगा, कई बार बोल देगा 2 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है, ठीक है, 9 महीने बाद छोड़ दिया, मतलब बीच की बस कहानी बनाता रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ज्यादा नहीं घूमता इसमें कुछ। ठीक है, तो ये था आपका पार्टनरशिप। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अब एजेस में स्पेशली हम वो क्वेश्चन डील कर रहे हैं भाई जो रेशो पे बेस्ड है, जो रेशो वाले मेथड से सॉल्व होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एजेस के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के। एक जो इक्वेशन बना के होते हैं, उनका आपको इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, वो हम करेंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि उसमें ना ज्यादा ही खिंचातानी दी होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो देख के हो जाएंगे, ठीक है, रेशो बना के हो जाएंगे। आज हम उनको सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो रेशो पे एजेस के क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बोला द रेशो ऑफ मोना एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10, आफ्टर 4 years द रेशो बिकम्स 11:12, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मोना? ठीक है, पहले मैं इसको करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक मेथड से, एक्स वाले से। देखो वो भी आना चाहिए, ठीक है, मैं इस हक में भी हूँ, आपको बेसिक तो जरूर आना चाहिए, फिर मैं आपको कराऊंगा शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, पहले पहला मेथड सीख लेते हैं। बोलता है भाई रेशो दे रखा है मोना और विकास की प्रेजेंट एज का 9 और 10, तो हम मोना और विकास की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 9x और 10x। ठीक है, एक्स वाला मेथड अपना। अब कहता है आफ्टर 4 years, भाई सीधी सी बात है, 4 साल बाद इसकी एज भी अभी +4 हो जाएगा और इसकी एज में भी +4 हो जाएगा। ठीक है, किसी ने वो जो ऐड आती है ना झंडू, पता नहीं कौन सी है ना, कोई दवाई की कि बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, वैसा कुछ होता नहीं है, उम्र बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो कोई दवाई खा लो कुछ नहीं होने वाला। 4 साल बोला है तो दोनों की उम्र में 4 साल की ग्रोथ आएगी, तो दोनों की उम्र 4 साल से बढ़ा दी। जैसे ही दोनों की उम्र 4 साल बढ़ा दी तो ये रेशो बन जाता है 11:12, यानी इनका रेशो बन गया 11/12। अब हमने फ्रैक्शन में बदल दिया इसको। अब पूछे व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ मोना, तो हम जानते हैं हमारा पहला काम क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आते ही मोना की प्रेजेंट एज क्या है 9x, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? पहला मेथड बेसिक मेथड है, देखो आना चाहिए बट करना नहीं है इससे। ठीक है, हाँ ये तभी करना है जब आप और किसी मेथड से सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, भाई पेपर में कुछ नहीं समझ आ रहा, टाइम है, शॉर्टकट भूल गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस मेथड से उतार दो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका बेसिक, बट इससे करना नहीं। अब करना कैसे है, करने के हमारे पास है 2 मेथड। ठीक है, पहले बिल्कुल आसान वाला बताते हैं ना, पहले आ जाओ सबसे आसान वाले पे। भैया सबसे आसान मेथड क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ मोना। मोना की प्रेजेंट एज का अगर हम रेशियो देखें तो क्या लिखा है 9। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मोना 9, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे वही आंसर होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, यानी जो 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप ऑप्शन पे एक बार नजर मारो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है जो कि है 18, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा आपका ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होगा एक से ज्यादा ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं, मान लो 2 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, 3 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, और कई बार तो भैया 4 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, या 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं, या
तीनों में से हो तो एक ही रहा है, चौथा ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज। अब भैया चांसेस हैं कि आंसर नन ऑफ दीज ही हो, है ना। उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में हम दूसरा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा शॉर्टकट थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा शॉर्टकट ये बोलता है भाई रेशो जो है मोना और विकास की प्रेजेंट एज का, ये होगी आपकी मोना, ये विकास, इनका रेशो है 9 और 10 का। 4 साल के बाद, भैया ये बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट एज की, 4 साल बाद हम फ्यूचर में चले जाएंगे, तो फ्यूचर में +4, 4 साल बाद इनका जो रेशो है 11 और 12 का हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये चेक करना है मोना की एज पहले और बाद की में कितना फर्क आ रहा है। पहले 9 थी, अब 11 हो गई, कितने से बढ़ गई भाई, 2 से। अब विकास की एज भी देख लो भाई, पहले 10 थी, अब 12 हो गई, कितने से बढ़ गई, 2 से। तो अगर तो रेशो में ये डिफरेंस सेम हो, ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, भाई मोना भी 2 बढ़ी, विकास भी 2 बढ़ गया, अगर तो ये डिफरेंस सेम हो फिर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, आपने ये देखना है रेशो में डिफरेंस आ रहा है 2 का, वास्तविकता में हम कितने साल आगे गए हैं भाई, 4 साल। यहां देखो ना कितने साल का फर्क है, 4 साल। इसका मतलब जो रेशो में हम 2 साल देख रहे हैं वो एक्चुअल में 4 साल हैं। तो फिर जो 1 होगा, 1 का मतलब हो जाएगा 2 साल। आपसे पूछा है मोना की प्रेजेंटेज, मोना की प्रेजेंटेज मुझे नजर आ रही है 9, अगर 1 2 है तो 9 आपका 18 हो जाएगा। इसका मतलब मोना की प्रेजेंटेज है 18 साल, ठीक है भाई। ये है दूसरा शॉर्टकट मेथड। दोबारा से सुने एक बार, कुछ नहीं करना, रेशो लिख लेना है, फिर देखना है मोना की पुरानी और नई उम्र में कितने का फर्क है, फिर विकास की पुरानी और नई उम्र में कितने का फर्क है। अगर तो ये फर्क डिफरेंस सेम हो, जैसा इस क्वेश्चन में दोनों में 2 साल का फर्क है, फिर आपको सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में 4 साल बाद की बात कही गई है, इसका मतलब जिसे हम 2 साल समझ रहे हैं रेशो में, वो वास्तविकता में 4 साल है। तो जिसे हम फिर 1 समझेंगे वो 2 साल के बराबर होगा, यानी डबल हो रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर मोना की एज आपको यहाँ पे 9 नजर आ रही है तो डबल कर दो, 18 साल है एक्चुअल में। क्लियर है, क्लियर है तो वाई टाइप करें। अभी तुम ऑफलाइन में नहीं बैठे, नहीं तो झट से सवाल आता, सर अगर ये डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे, है ना। मन में तो ये सवाल आ ही रहा होगा, तो नहीं होगा तो उसका तरीका बताऊंगा ना, फिर हमें ये डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, ठीक है, वो अगले क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस इक्वल करना होगा तो वहां पे क्या हो जाता है, कुछ बच्चे सोचते हैं सर इसकी बजाय तो हम एक्स वाले से जल्दी कर लेंगे, तो भाई वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो डिफरेंस इक्वल करना जल्दी सीख जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आओ चलते हैं नेक्स्ट कर लोगे तुम, देखो एक बार जरा पढ़ के देखो, इसमें डिफरेंस सेम ही है, हो जाएगा तुमसे। हो जाएगा ना, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पढ़ के देखना है। कुछ तो सॉल्व भी करेंगे मालूम है मुझे, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर दे दिया ना वो समझ गए कौन सा शॉर्टकट लगाना था, है ना। सीधा रेशो पकड़ा है तुमने, 2 और 1 का रेशो ढूंढो कहाँ है ना, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है, प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 2:1। ये सिर्फ देखने को मिल रहा है पहले ऑप्शन में, 2 और 1, है ना। तो ये ऑप्शन आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया, सीख गए हो तुम, ऐसे ही सब सीख जाओगे, ठीक है। सेकंड शॉर्टकट से भी हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस सेम है, 2 और 3 का 1, 1 और 2 का भी 1, 1 की वैल्यू 5, ठीक है ना, सीधा आ जाएगा ना, 1 की वैल्यू 5, देखो ओरली करते हैं इसको, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 1 और 2 का भी 1, रेशो में 1 का डिफरेंस, ईयर्स में 5 का, 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10 होगी, 10 और 5 आंसर आ गया, ठीक है। ओरली भी हो सकता है अगर आपको ये ढंग से समझ आ गया तो कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्स वाला मेथड ओरली नहीं होता भाई, उसको लिखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे रेशो नहीं दिया होगा 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इनमें डिफरेंस आपको सेम नहीं मिलने वाला, ठीक है। कई बार रेशो में भी सेम नहीं मिलता, बट इसमें तो मिलेगा ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अब आप थोड़ा सा एक बार देख लो भाई,
ठीक है ना, एक्स वाला मेथड आपको आता है, ठीक है ना। रह गया इक्वल कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब बोलता है एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फादर और सन की एज की बात कर रहे हैं। फादर जो है 5 टाइम्स है सन की। अब आपको एक्स नहीं लिखना, आप सीधा लो सन अगर 1 साल का है तो फादर 5 साल के हैं, क्योंकि इनका रेशो 5:1 हो गया। 5 टाइम्स का मतलब भाई 5:1, ठीक है। जो बंदा 5 टाइम्स है वो 5 मान लो, और दूसरा बंदा 1 टाइम मान लो, 5:1 बन गया। फिर कह रहा है 3 years हेंस, 3 साल बाद, फ्यूचर में जाना है इसका मतलब। आ जाओ भाई फ्यूचर में, 3 साल बाद फादर वुड बी 4 टाइम्स ऑफ द सन, तो सन को दोबारा 1 मान लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं इसमें कुछ ऐड करते फिरो, 3 ऐड करेंगे, कुछ नहीं, सन को चुप करके 1 लो, फादर कितना हो गया भाई 4 टाइम्स हो गया, ये रेशो हो गया 4:1, ठीक है। ये तो आपने बना लिया। अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जब आप फादर की एज का डिफरेंस लोगे तो आ रहा है 1, सन की एज का डिफरेंस लोगे आ रहा है 0, ठीक है। अब ये डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस जब सेम ना हो तब हमें क्या करना होता है, तब हमें वर्टिकली डिफरेंस की बजाय हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को इक्वल करना होता है। मतलब हम पहले कैलकुलेट करेंगे फादर माइनस सन, इनका डिफरेंस। तो भैया देखो 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वर्टिकल डिफरेंस भी इक्वल नहीं होगा, बेसिक कंडीशन यही होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी हॉरिजॉन्टल डिफरेंस का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये इक्वल नहीं है, इसी वजह से आपका हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा। 4 और 3 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। तो जो आपने मल्टीप्लाई यहाँ किया है वही मल्टीप्लाई आपको रेशो में भी करना है, ठीक है। ऊपर वाले को 3 के साथ और नीचे वाले को 4 के साथ। तो ये बन गया भाई 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4। जो सर्कल में लिखे हैं ये अब आपकी ओरिजिनल वैल्यू बन गई, ये नया रेशो है। अब सारा काम नए रेशो के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है भाई, पुराना भूल जाओ। अब चेक करो, फादर का फादर से 15 और 16 का डिफरेंस 1, सन का सन से 3 और 4 का डिफरेंस 1, हो गया डिफरेंस इक्वल, ठीक है भाई। अब डिफरेंस इक्वल हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 15 और 16 का डिफरेंस 1, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 3 साल। आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, अब जो नए वाला रेशियो है भाई वो देखना है। फादर का नया रेशियो क्या है 15, प्रेजेंट एज का 15, तो 15 की वैल्यू निकालनी है। 15 इंटू 3 45, 45 साल फादर की एज आ गई, ठीक है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, पहले डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है भाई, आपका हॉरिजॉन्टल वाला, तो वर्टिकल वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो बताएंगे। देखो सारा फंडा सारा बेसिक इसका वही है रेशो वाला, क्योंकि रेशो में भी अगर डिफरेंस इक्वल ना हो, रेशो अगर इक्वल ना हो तो हम ऐसे इक्वल करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो वही कॉन्सेप्ट यूज होना है सब, ठीक है। बाकी किसी को लग रहा है सर ये डिफिकल्ट है तो भाई वो एक्स वाले मेथड से भी जा सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये फिर भी शॉर्टकट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्स वाले में फिर टाइम लगेगा, ये अभी आप पहली बार सीख रहे हो इसलिए लेंथी लग सकता है, वैसे बहुत छोटा मेथड है, 30 सेकंड लेता है मुश्किल से सॉल्व होने में, ठीक है। क्योंकि आप रेशो ना माइंड में वर्बली इक्वल कर लेते हो, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ भाई, एक एक स्टेप मुझे लिख के दिखाना पड़ रहा है। आपको तो सिर्फ ये ऊपर वाली वैल्यू चाहिए 15 और 3, ये कितनी बनेगी वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे जब क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर देंगे भाई, ठीक है। अब मैं आपको बता दे, वाई टाइप करो एक बार, फिर मैं आपको ये बता देता हूं। हाँ आप भी शेयर कर सकते हो भाई, बताओ बताओ चौधरी जी। सर जैसे फादर की एज है, जो प्रेजेंट थी और जो फ्यूचर थी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जो वो आएगी 9, और फिर जो मल्टीप्लाई कर देंगे फादर की एज से, तो सर वैसे भी तो आ सकती है 45 आ जाएगी फिर। कैसे? सर फादर की जो एज है पहले वो 5 थी, हाँ हाँ
5 टाइम थी और फिर जो फ्यूचर की है वो 4 टाइम है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, 9 आ गई। फिर हमें सर फादर की एज निकालनी थी प्रेजेंट की, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, ये भी तो कर सकते हैं। ये चेक करना पड़ेगा हर बार काम करेगा या नहीं। ओके सर। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा? अच्छा, मतलब पुराने देखो रेशियो। फादर की एज निकालनी है ना, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट से ही कर दिया। इसमें लॉजिक नहीं मिला ना मुझे। अच्छा। तो हाँ, ये बाई चांस तो देखो 45 आ रहा है, वो मैं आपके बात समझ गया, बट ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 4 3 12, 12 3 36। देखो सन की एज सही नहीं आ रही उससे। ओके सर। चेक करो ना, यही चेक हो गया आपके मेथड से। 4 3 7, 7 इंटू 3 21 होनी चाहिए। नहीं, यस सर। आपके मेथड से 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 1 2 होनी चाहिए। चेक करो क्या सन की एज 2 है? नहीं, नहीं सर। है ना? तो ये गलत हो गया ना, मतलब लॉजिकल नहीं है ये। चलो, हो गया वेरीफाई। ठीक है, क्लियर। ऐसी कोई भी डाउट आए भाई आपके मन में तो एक बार पूछ लिया करो, ठीक है? क्योंकि वो अगर तो मुझे ऑन स्पॉट पता होगा, जैसे ही पता लग गया तो बता दूंगा, नहीं तो एक बार वेरीफाई करके बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, ऐसा जरूरी नहीं हमें ही सब कुछ आता है। सिंपल सा लॉजिक है जो ये होता है ना आपका, इसको हम एनालिटिकल स्किल बोलते हैं। हो सकता है हमने कभी वो चीज सोची ना हो जो आप सोच लो। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में कोई बात आती है तो जरूर पूछा करो। ठीक है, ये मत सोचो सर क्या सोचेंगे, मेरा मेथड गलत हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, हम भी ऐसे ही सीखे हैं। हम भी कुछ चीजें नई इन्वेंट करते हैं, कई बार लगती हैं कई बार नहीं लगती। ठीक है ना, अच्छी बात है ये तो। ठीक है भाई, अच्छा आपने कुछ नया सोचा, बट वो लॉजिकल थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, नेक्स्ट पे जाने से पहले भाई मैं ये बता दूं, है ना, कि ये डिफरेंस का क्या फंडा है। देखो डिफरेंस का फंडा यूं होता है, ये चीज क्योंकि ना आपको समझ में भी आनी चाहिए, जरूरी है इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूं आज आप 5 साल के हो और आपके फादर साहब आज 15 साल के हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है डिफरेंस ज्यादा होगा, सिर्फ समझाने के लिए। आज एक बंदा 5 साल का है, दूसरा बंदा 15 साल का है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूं, ठीक है, तो हो गया 20। लेकिन अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लूं, क्योंकि हमें मेन डिफरेंस समझना है, सम कभी भी सेम नहीं होता, डिफरेंस सेम होता है। तो 15 और 5 का डिफरेंस रहने वाला है 10। ठीक है भाई, अब मैं बोलता हूं आज से 10 साल बाद, तो आज से 10 साल बाद भाई ये बंदा कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। और ये बंदा 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। अब भी इनका डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो कितना आएगा? फिर से 10 साल ही आएगा। ठीक है, तो बात क्या होती है? बात ये होती है अगर हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी उम्र कुछ भी है, 5 टाइम्स है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उनकी उम्र है, जो उनकी उम्र का डिफरेंस आज है ना, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी वो डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि भाई अगर 10 साल ये बंदा बढ़ रहा है तो 10 साल ये बंदा भी तो ग्रो करेगा ना, तो वो नेट इफेक्ट सेम रहता है। ठीक है, और ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट से हम सीधा आंसर निकाल देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये आपको समझना बड़ा जरूरी था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, जो हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऐसे ही नहीं कुछ भी शॉर्टकट हमने बना दिया। ठीक है, उसके पीछे ये लॉजिक है कि उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई, क्योंकि हर बार अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पीछे पास्ट में जाओगे तो पास्ट में भी वो डिफरेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मैं चाहता हूं आप करो इसको, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से और जरा सॉल्व करो। कुछ भी मेथड लगाओ अभी आप, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप सॉल्व करो पहले, क्योंकि मुझे लगता है आपसे हो जाना चाहिए।
अब इसमें दो ही चीजें होंगी, या तो मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो मेरा भ्रम टूटेगा। ठीक है भाई। और या आपका भ्रम टूट जाएगा, किसी एक का तो टूटने वाला है ना। आपका यूं टूटेगा, आप खुद को डिमोटिवेट करते हो, हमसे ना हो पाएगा। अगर आपसे हो गया तो आप समझ जाओगे कि आप चीजें समझ रहे हो, और अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा भाई अभी थोड़ी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, अभी मेरे बच्चे नहीं समझ पा रहे उतना जितना मैं चाह रहा हूँ। प्लीज गूगल वगैरह मत करना यार, अपने आप करना, ठीक है। ईमानदारी रखो, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है नो इशू, मैं 2 बार 3 बार बताने को तैयार हूँ, लेकिन देखो खुद से धोखा मत करना, ठीक है भाई, कि गूगल पे देख के बता दे या किसी और ने आंसर लिख दिया तो वही हम चिपका दें, ठीक है। ऐसा मत करना, ईमानदारी से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी क्लास ही कितनी हुई है, 1 या 2 ही तो हुई है, ठीक है। हाँ, देखो मेरे से झूठ ना बोलना, सिंपल सा है भाई, एक फंडा होता है, टीचर से और डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप इलाज प्रॉपर चाहते हो तो आपकी जो कमी है आप मेरे से शेयर करो। आप ऐसा सोचोगे सर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो बेटा फिर आप वही सोचते रह जाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। हो रहा है नहीं हो रहा है एग्जैक्टली बताना है, कुछ ऐसा नहीं है। अब पता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मैंने जान के बिल्कुल इजी क्वेश्चन लास्ट में क्यों डाला है, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा था प्रैक्टिकली कि हमारा जो दिमाग है वो काम कैसे करता है। हमारा दिमाग ना पैटर्न्स के रट्टे लगाता है, ठीक है ना। तो जब भी मैं आपसे पूछता हूँ ना बेटा क्वेश्चन समझ आ गया, आप बहुत जल्दी वाई 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 टाइप करते हो, एक्चुअल में आपकी गलती नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी ऐसी है। जब हम सेम टाइप के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो वो हमसे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? रीजन ये है क्योंकि सेम पैटर्न लग रहा है उसमें। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वो पैटर्न को क्रैम करता है, एक्चुअल में चीज समझ आई नहीं होती, पैटर्न को क्रैम करता है। ये मैं ले रहा हूँ ऑन एन एवरेज बेसिस, ऐसा नहीं है सभी बच्चों के साथ ऐसा है, ऑन एन एवरेज बेसिस, ठीक है। तो वो पैटर्न पकड़ता है सिर्फ। तो जैसे ही कुछ अलग क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। और वो ऐसा ब्लॉक होता है कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे आपको ये सीखना है कि भाई जब भी हमें ऐसे लगता है ना, अब क्वेश्चन हो रहे हैं, आप देखना अभी कभी आप मेरे से ये भी क्वेश्चन करोगे, अभी तो हम जुड़े ही है ना सर, जब आप कराते हो ना सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जब हम खुद करने बैठते हैं नहीं होते। उसका रीजन यही है बेटा, उस टाइम ताजा ताजा आपके माइंड ने पैटर्न पकड़ा होता है, इस क्वेश्चन में ऐसे लगा दिया, सेम ऐसा क्वेश्चन करा दिया, अच्छा ऐसे हो गया, समझ नहीं आता, वो पैटर्न क्रैम किया होता है इसलिए क्वेश्चन हो जाता है। जब क्वेश्चन मिक्स आपके सामने आते हैं फिर आप पजल हो जाते हो। तो उसका सोल्यूशन ये है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने आज 5 कराए 10 क्वेश्चन कराए, ठीक है, आप भाई असाइनमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पीपीटी के क्वेश्चन आप अगर 10 बार कर रहे हो ना वो बहुत इंपैक्ट डालेंगे। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वांट और रीजनिंग दो हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट। रीजनिंग में आप जितने ज्यादा नए क्वेश्चन करोगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें पैटर्न्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं। लेकिन जो आपका क्वांट का सेक्शन है, इसमें एक क्वेश्चन को आप जितनी बार 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 करोगे उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। आपको 1000 नए क्वेश्चन नहीं करने, आपको सिर्फ वही 100 क्वेश्चन 100 बार करने हैं। ये ध्यान रखना, क्वांट को तैयार करने का तरीका बिल्कुल अलग है, रीजनिंग को तैयार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई बताता नहीं है ये, सब आपको सेम बताएंगे, किसी टीचर पे चले जाओ, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता, ये रियलिटी है भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ भाई, क्वांट को तैयार करने का बिल्कुल अलग तरीका है, रीजनिंग को तैयार करने का बिल्कुल अलग तरीका है। नहीं मानोगे तो बाद में मेरी बात याद करके पछताओगे, ठीक है। रीजनिंग में मैंने अगर 10 क्वेश्चन कराए हैं सफिशिएंट नहीं है, आपको नेट पे जाके और क्वेश्चन मिले जहां से भी मिले करने पड़ेंगे, रीजनिंग वैसे ही तैयार होगी, ठीक है। क्वांट क्वांट के लिए ज्यादा नेट पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर 10 क्वेश्चन कराए हैं उन 10 क्वेश्चन को 10 बार कर लो, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। क्यों और करना कैसे है वो भी सुन लो। ऐसा नहीं है, आप गलती क्या करोगे करते हुए, एक बार करा साथ साथ फिर कर लिया, भाई सोल्यूशन आपको ताजा ताजा याद है, ऐसे नहीं करना। पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है ढंग से,
एक एक चीज दोबारा वैसे ही सॉल्व करनी है जैसे पहली बार कर रहे हो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक ही चीज को 3 बार लिखोगे ना, तब आपको समझ आएगा भाई उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, अगर सेम तरीके से बस रट के काम चलाते रहोगे तो फिर वो क्रैमिंग हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं आएगी। ठीक है, देखो करना मुश्किल है, लेकिन स्टार्टिंग से ये हैबिट बना लो। ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस कम हो रहा है, आप कर भी पाओगे, बाद में ये सब हैबिट नहीं बनेगी, स्टार्टिंग से बना लो। अगर मान लो सेम क्वेश्चन आप 3 बार कर रहे हो, तो एक हैबिट होनी चाहिए तीनों बार उस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, समझो, सर ने ऐसा किया तो क्यों किया, हर बार वो आपको स्टेप समझना है। आपने 3 बार वो क्वेश्चन किया, 4 बार किया, 5 बार किया, हर बार वो समझ के करना है। ये नहीं बस फटाफट अच्छा हो गया चल ठीक है। कहीं तो ऐसा करते हैं, लास्ट तक करके छोड़ देते हैं, कैलकुलेट ही नहीं करते लास्ट में। मैं बोलता हूँ ना बेटा 5 बार इस क्वेश्चन को करना, बस फटाफट पैटर्न लिख लिया, कैलकुलेट भी नहीं करते, ये तो हम कर ही लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जब करो क्वेश्चन पूरा करो, नहीं तो करो ही मत। ठीक है, मैं इस चीज में बिलीव रखता हूँ बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन करने हैं तो करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर करो ही मत। या तो पेपर में जाओ पूरी तैयारी से, और या फिर जाओ बिना तैयारी के बिल्कुल, क्योंकि बिना तैयारी के जाओगे तो कोई डर ही नहीं ना, कुछ तैयारी नहीं किया तो घबराना क्या, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, आधी तैयारी करके जाओगे तो पूरे पेपर में परेशान रहोगे, काश मैं वो लाइन पढ़ाता, काश मैं ये कराता, काश मैंने वो 2 क्वेश्चन और कर लिए होते जो सर ने कहे थे। तो बेटा जितना पेपर आता है ना वो भी खराब होएगा। ठीक है ना, तो इस फंडे को शुरू से अपना लेना, बाद में ये नहीं अपना पाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल ही ना पढ़ो, और पढ़ रहे हो तो फिर जो मैं कह रहा हूं ना वो करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। तो इस चीज के लिए पहले तैयार हो जाना। जो नहीं हो सकते वो पहले दिन से ही छोड़ दो, मेरी ना क्लास लगाओ, ना पीपीटी करो, ना कुछ, कुछ नहीं, ऐसे ही चले जाओ, सीधा ही देखी जाएगी राम भरोसे। ठीक है, लेकिन अगर क्लास लगा रहे हो तो भाई ईमानदारी से लगानी पड़ेगी, जो जो मैं काम कहूंगा वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, बीच की कश्ती में रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मीनवाइल एक दो लोगों ने और ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखो ध्यान से मैं बताता हूँ इसमें था क्या, कुछ नहीं है, बच्चों वाला सवाल है ये। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन का जो पहली क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, पी माइनस क्यू, वो कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। देखो भाई, कहता है किरण इज यंगर देन बिनेश बाय 7 ईयर्स। यंगर देन हो या ओल्डर देन हो, इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों की उम्र में 7 साल का अंतर है, और दोनों की जो एज है उसका रेशो दिया हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ है किरण की उम्र क्या है, तो 7:9 का डिफरेंस कितना हो गया भाई 2, तो 2 की वैल्यू 7 दे रखी है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा हुआ है, किरण की, तो ऑब्वियसली किसकी वैल्यू पूछी हुई है, 7 की, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2 इंटू 7, 7 7 जार 49, 49/2, तो आंसर आ जाएगा 24.5। ठीक है, एक्स मत लो भाई, एक्स बनाने का। ठीक है, चौधरी दीपिन सिंह जी, एक्स का हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक्स वाला मेथड छोड़ दो तो अच्छा है, बाकी कॉन्सेप्ट आपने सही लगाया है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको गिवन था, यंगर देन या ओल्डर देन जब भी लिखा हो, इसका मतलब उनकी एज का डिफरेंस दिया हुआ है, एज का डिफरेंस दिया है, एज का रेशो दिया है, तो इनका मतलब डिफरेंस दे रखा है 7, 2 की वैल्यू 7 है, किरण की पूछी है, किरण की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू निकालनी थी, 49/2, 24.5, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये मैंने जान के लास्ट में रखा है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि आपका माइंड काम कैसे करता है। ठीक है ना, मैं जो भी बातें कहूंगा भाई उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के बताऊंगा आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे सर ऐसे ही बस हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, जो भी बोलूंगा एक्सपीरियंस से बोलूंगा, मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है ना, कि भाई टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस होता है। ठीक है, और कभी भी, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपके फ्यूचर को। ठीक है ना, तो अगर मैं कुछ गलत शलत पढ़ा दूं या मैं कुछ ऐसा पढ़ा दूं जो काम का ही नहीं है, तो वो आपके साथ धोखा होगा। ठीक है, तो मेरा एक ही फंडा रहता है, पढ़ाऊंगा उतना ही जो आपके काम आएगा, फालतू पढ़ाने का फायदा नहीं, और कम भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए उसमें से कुछ नहीं छोड़ना, जो छोड़ने वाली चीज होगी आप मुझसे डिस्कस करोगे। ठीक है, कि सर मैं ये या इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ दूं, मुझसे पूछना, मैं अगर हाँ भरता हूं तभी छोड़ने हैं, नहीं तो बेटा वो क्वेश्चन करने हैं, नहीं हो रहे 10 बार करो, 20 बार करो, 50 बार करो, कैसे भी करो, करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये आप सिस्टम रख लो। ठीक है, कभी भी डाउट आता है अपने मन से कुछ मत सोचना सर ने 5 टॉपिक कराए हैं, 4 कर लेता हूँ, 1 छोड़ देता हूँ। ऐसी गलती कभी मत करना। कुछ भी आप डिसीजन लेने लगो प्लीज, ठीक है, एक बार मेरे से कंसल्ट जरूर करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे करो, जैसे मर्जी करो, जिन पे मेरा नंबर नहीं है मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा और वो सारा कंटेंट। ठीक है ना, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ भाई, मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लो, जैसे मर्जी पूछ लो। कॉल कई बार मैं नहीं उठा पाता, तो इट्स प्रेफर कि आप थोड़ा व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करके छोड़ दिया करो। ठीक है, आपको जवाब जरूर मिलेगा, मिलने में थोड़ा देर हो सकता है। ठीक है, ऐसा मत प्रेफर करना मैंने अभी पूछा तो सर अभी जवाब दें। ठीक है भाई, बाकी क्लासेस भी होती हैं और सब, कई बार मैं नाइट में भी रिप्लाई करके छोड़ देता हूँ 2 बजे 3 बजे, जब मैं देखूंगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब मैंने मैसेज नहीं देखा, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, ये थोड़ा मेरे साथ इशू आ जाता है क्योंकि बच्चे डाउट पूछते ही रहते हैं। ठीक है ना, तो सबकी बारी 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 बारी, मेरा भी पूरा बॉक्स भरा होता है। ठीक है भाई, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है बट आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ भाई, 7404997031। आप इस पे व्हाट्सएप करके मेरे से कभी भी अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो तैयारी के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है, कभी बाद में आप चाहो पूछना चाहो कि सर मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, किसी और से नहीं डिस्कस करोगे, डायरेक्टली मेरे से पूछोगे। ठीक है भाई, हाँ बाद में क्योंकि आपने किसी और से पूछ के कुछ भी छोड़ दिया फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। ठीक, क्लियर है। दूसरा एक चीज, कभी भी अनवेरीफाइड सोर्स से कुछ भी मिले प्लीज कंफर्म करो। कई बार गूगल पे आंसर गलत होते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एक बार अगर आपको आंसर गलत लग रहा है, सही है, कुछ भी डाउट आ रहा है, अगेन प्लीज कंसल्ट। ठीक है, क्योंकि वेरीफाइड आंसर के लिए आपको कंसल्टेशन जरूरी है। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं भी इधर ना जाओ उधर ना जाओ, कहीं मर्जी से तैयारी करो, कोई फंडा नहीं। वैसे तो जितना ज्यादा इधर उधर जाओगे ना उतना आप ही परेशान रहोगे। एक चीज को पकड़ लो और वहां से शुरू हो जाओ। ठीक है, पीपीटीज करो, असाइनमेंट्स करो, ये जब आपकी बढ़िया से हो जाए, टेस्ट दो, ये सब बढ़िया से हो जाए, आपको लगे ठीक है ना। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बोल दिया आप जा सकते हो, जब हम रीजनिंग के टॉपिक करेंगे आप जाओ गूगल पे नए क्वेश्चन ढूंढो जो, क्योंकि वो करने पड़े। क्वांट के लिए ज्यादा इधर उधर धक्के मत खाओ भाई, सिंपल सा फंडा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं, लैंग्वेज बदल जाएगी उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपका कॉन्सेप्ट वीक है 1000 क्वेश्चन कर लो भाई, अब 1001वां क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे किसी के भी, आज ही बता दे रहा हूँ भाई, कोई कह रहा ना किसी के मन में डाउट है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं हो रहे, नहीं हो रहे इसका मतलब एक ही कमी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, और कुछ मत सोचना, ना परेशान होना, चुप कर से दोबारा से वो टॉपिक रिवाइज करो, जो जो मैंने बताया सब रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, बनेगा। नहीं बन रहा इसका मतलब आप क्रैम कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो उन चीजों का, समझ नहीं रहे हो। ठीक है, सिर्फ यही सोल्यूशन है इसका क्वांट में, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरी यही स्टेटमेंट रहेगी। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, पहले दिन से स्पीड के पीछे मत पड़ना, सर जल्दी सॉल्व कर ले, फटाफट कर ले हम। पहला कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, फिर आएगी भाई स्पीड। ठीक है, पहले तो सवाल सॉल्व होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। होने के बाद उसका आंसर सही आना चाहिए, ये टारगेट है। 2 टारगेट हो गए, जब ये दोनों अचीव होने लगे तब थर्ड टारगेट पे जाओ, स्पीड पे। नहीं तो भैया डायरेक्टली स्पीड पे जाओगे तो ठोकर खाओगे। फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ एक समझाने के लिए। आपने देखा जितने ये शूटिंग वाले होते हैं, चाहे आर्चरी हो चाहे गन शूटिंग हो, जब ये सिखाते हैं या जब ये अपना परफॉर्म करते हैं तो क्या एकदम गन उठाते ही फायर कर देते हैं? नहीं, है ना। आपने देखा होगा पहले गन उठा के काफी देर तक अपना निशाना साधते हैं, उसके बाद फायर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिलिट्री वाले होते हैं, एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, क्या वो ऐसा करेंगे? पहले ऐसे निशाना साध देंगे, फिर इतने में सामने वाला गोली नहीं मार देगा? ठीक है ना। तो समझ रहे हो थोड़ा सा चीजों को, जब हम लर्निंग फेज में होते हैं
ठीक है ना। जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो स्थिर पेशेंस हमें चाहिए होती है। हमारा टारगेट है, मोटो है, निशाना सही लगे, यानी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। स्पीड बाद की बात है भाई, जब हम फील्ड में उतरेंगे स्पीड तब काम आएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। सेकंड चीज, एक और एग्जांपल दे देता हूं। आप खुली आंखों से एक कमरे में घूम रहे हो, इतना सामान पड़ा, टक्कर लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है ना। लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं, लाइट बंद कर दूं, फिर कमरे में दौड़ाऊं और दौड़ो तुम चलने की बजाय, तो टक्कर खाओगे या नहीं खाओगे? पक्का खाओगे, है ना। क्योंकि दौड़ना आप तभी सीख सकते हो जब आपको पता हो जगह जगह पे क्या पड़ा है, कितने कदम के बाद क्या चीज पड़ी है। फिर तो अगर आप दौड़ रहे हो तो टक्कर नहीं लगेगी, नए कमरे में दौड़ रहे हो तो बेटा टक्कर जरूर लगेगी। तो स्पीड पे पहले दिन से फोकस नहीं करना, सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे तैयारी करते हुए। कुछ टीचर्स भी बोल देते हैं स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, भैया स्पीड नहीं बढ़ानी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। पहला टारगेट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, चाहे 1 घंटा लग रहा है, ऐसी तैसी करा गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सॉल्व होने के बाद आंसर सही आना चाहिए। ये अगर ये दो चीजें होने लग गई, स्पीड अपने आप बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा भाई, स्पीड का करोगे क्या? आंसर ही सही नहीं आ रहा, स्पीड का करोगे क्या? समझ रहे हो। तो उल्टी डायरेक्शन में तैयारी मत करो। बहुत लोग तो यही गलती करते हैं, पता ही नहीं है, बस स्पीड के पीछे भाग रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही बेकार है, खराब है, तो नहीं होगा। ये वो ज्ञान वाली बातें हैं भाई, जो अगर नहीं फॉलो करोगे ना तो बाद में पछताओगे और याद करोगे सर ने बहुत सही कहा था, लेकिन उस टाइम पे फिर होना कुछ नहीं, बस फिर याद ही करोगे, मुझे हिचकियां दिलाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले दिन से हैबिट बदल लो। सेकंड चीज मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंस्टांस में काम करने की आदत डालो। कॉलेज जाते हो कुछ भी है, जो जो 5-5 मिनट मिले, जो भी आपका सेक्शन वीक है, स्क्वायर क्यूब याद नहीं होते, करो उनमें। करने का मतलब है लिख के ले जाओ, पहले से देख देख के रोज लिखो। कैलकुलेशन नहीं हो रही किसी की, कैलकुलेशन बहुत वीक है, भैया उस टाइम पे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। 12 × 6, 17 × 8, 19 × 9, रैंडम वैल्यूज उठा के मल्टीप्लाई करो, पहले पे कॉपी पेन पे, फिर धीरे धीरे हैबिट डालो माइंड में। ये सब छोटी छोटी आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी अगले 3-4 महीने के लिए, अगर सक्सेस पाना है तो। नहीं तो जहां आ जाओ वहीं कल रह जाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है ज्ञान सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है सबको दे रहा हूँ। तो जो अमल करेगा, जो मानेगा बेटा, वो सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है ना। टीचर तो सभी के लिए मैं हूँ, कुछ सिलेक्ट होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये अब आप पे भी डिपेंड करता है। मेरी तरफ से जितना बनेगा मैं सब बताऊंगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, कैसे उसको सॉल्व करना है, सब बताऊंगा। लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं ना, तो ये मेरी एनर्जी भी वेस्ट है, जितना मैं जोर लगा रहा हूँ ये भी सब वेस्ट है, ठीक है ना। मेरी तो जो मेहनत खराब होगी होगी, ठीक है ना, फ्यूचर आपका खराब होगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि कल को तुम जहां भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, फिर अच्छी जॉब पाओगे, मेरे को तो नहीं सैलरी देने वाले ना उसमें से कुछ, तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। मेरी एक ड्यूटी है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और वो मैं ईमानदारी से करता हूँ, ठीक है भाई। तो बस इतना ही है, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही एक्सपीरियंस चीजें हैं, ठीक है ना। इनको फॉलो जरूर करना, ठीक है भाई। और एक चीज कोई फॉलो किया करो, ज्यादा भी भ्रम में मत रहो, ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल मैं बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी का तरीका कुछ अलग होता है, यही तरीका वहां मत अप्लाई करना। दूसरी चीज, आप ये गलती बहुत करते हो, एक टीचर ने कहा ऐसे करो, एक कह रहा है ऐसे करो, किसकी सुने? भैया जो जिस सब्जेक्ट में मास्टर है ना, सिर्फ उसके लिए उसकी उस सब्जेक्ट की सुनना, उसका दिया ज्ञान किसी दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई ना करना। ये मैं आपको टेक्स्ट क्लियर बता रहा हूँ। मेरा जो क्वांट का और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई ना करना भाई, ठीक है। हो सकता है वहां रिजल्ट ना मिले, क्लियर, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है ना, मुझे तो अपने फील्ड का है। ऐसे ही कोई और अगर ज्ञान देना क्वांट और रीजनिंग के लिए, कान बंद कर लेना भाई, सीधी सी बात, क्योंकि उसको इस फील्ड का ज्ञान नहीं है, ठीक। क्योंकि मैं किसी और फील्ड का नहीं बता सकता, वो मेरे फील्ड का नहीं बता सकता, स्पष्ट बात है। क्योंकि हर फील्ड की चीज है, अब हमारा एक ही तो फील्ड है, क्वांट और रीजनिंग की जब तैयारी का अंतर है, तो बाकी सब्जेक्ट को तो छोड़ ही दो ना, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, अपने कंसर्न टीचर से उस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है ये पहले दिन से पूछना शुरू कर दो, अगर जीवन में सक्सेस चाहते हो।
क्योंकि बेटा बाद में नहीं कर पाओगे, सिलेबस इतना इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, बाद में आदतें नहीं बदली जाएंगी, जो बदल सकते हो आज से बदल सकते हो, ठीक है, तो इसको फॉलो करो, ठीक है भाई। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। ये आज ज्ञान देना बड़ा जरूरी था भाई, क्योंकि ये रह जाता तब तक आप पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ लेते, ठीक है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ आप लोग क्यूरियस होते हो, पता नहीं कुछ नेट पे जाके देखो, इसने ये बोल दिया, इसकी सुनो, किसी की नहीं सुनो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की सुनो, सिर्फ सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो ऐसी है भाई, आपको जो भी डाउट आता है अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसर्न करके पूछना शुरू कर दो, सर आज मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। वो जो भी ज्ञान दें उनको बड़े ध्यान से सुन के नोट करो और अमल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज तो आपके कदम छोटे छोटे हैं, कल को यही कदम आपको बहुत भारी लगेंगे जब सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वही बात फिर दोहराऊंगा मैं, हाँ, क्वांट रीजनिंग में क्या डिफरेंस है बेटा, क्वांट रीजनिंग में डिफरेंस यही है, क्वांट जो है इसके अंदर आपका अरिथमेटिक सेक्शन आता है, मतलब रिलेटेड टू नंबर, ठीक है, कि हमारा बेसिकली फंडा क्या, जैसे हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो जो नंबर से रिलेटेड है, जिनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एप्टीट्यूड नॉर्मल है और कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। आपके लिए भी मैं यही कर देता हूँ, ज्यादा कोई आपको फंसाता नहीं चक्कर में, सिंपल ये समझ लो भाई, क्वांट का मतलब जो थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड है, जिसमें थोड़े मैथ्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो हो गया आपका क्वांट। और रीजनिंग होती है आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आप कैसा सोचते हो, ठीक है, उसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग आ जाती है, ठीक है। रीजनिंग अगेन दो प्रकार की होती है, लॉजिक और वर्बल, ठीक है ना। तो रीजनिंग बेसिकली होती है जो हम सोचते हैं। और अगर क्लियर बताऊं तो देखो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन तो बढ़िया पूछा है तुमने, सिंपल बता देता हूँ, दो चीजें होती हैं भाई लाइफ में, एक होता है आपका कॉन्सेप्ट और एक होता है आपका लॉजिक, ये दोनों ही अलग दुनिया है, और यही क्वांट और रीजनिंग है। कंसेप्ट का मतलब होता है जो प्री रिटन हो, प्री रिटन जो पहले से लिखा हुआ है, जिसमें हमने कुछ नहीं करना, जैसे आपके फॉर्मूलेज मैथ के, ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स जो पहले से डिसाइडेड है, बस हम उस पर काम कर रहे हैं। लॉजिक वेरी करते रहते हैं भाई, हर किसी बंदे का अपना अलग लॉजिक हो सकता है। लॉजिक होता है जो प्री रिटन ना हो, जो ऑन स्पॉट आप सोचते हो, दैट आर लॉजिक्स, ठीक है। तो रीजनिंग ज्यादातर लॉजिक पे डिपेंड है, बहुत कम पोर्शन ऐसा रीजनिंग का है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मैक्सिमम रीजनिंग आपकी लॉजिक से चलती है, क्वांट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट से चलता है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसमें लॉजिकल का है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल मतलब एनालाइज करने की स्किल आपकी, और एनालिसिस आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स हैं, ठीक है। और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना सिर्फ ये आपके प्लेस इसमें आगे प्लेसमेंट में भी यही सब पूछा जाएगा, सिर्फ प्लेसमेंट और ये एंट्रेंस टेस्ट तक वैलिड नहीं है भाई, आप कैसा सोचते हो, आपकी दिनचर्या वैसी गुजरती है, ठीक है। बेसिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डेली लाइफ में भी आपकी रीजनिंग बहुत काम आती है, आप कैसा सोचते हो। आप अगर सोचोगे आज क्लास में मजा आने वाला है, तो आपको क्लास में मजा आएगा, टेक्निकली सही बता रहा हूँ मैं। आप अगर मन बना लोगे ना आज क्लास में बोर होंगे, तो टेक्निकली जितना मर्जी टीचर अच्छा पढ़ा ले आप बोर ही होगे। ये रीजन है क्यों, क्योंकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी वैसी बन जाती है। तो इस सभी को बोलते हैं हम लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, वो सब रीजनिंग का पार्ट है। आप कैसा सोच रहे हो, जैसा सोचोगे वैसा घटित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक जीवन की दिनचर्या है आपकी, तो इसको सिर्फ पेपर तक के लिए मत पढ़ो भाई, ये ताउम्र आपके काम आने वाली है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये सब लॉजिकल थिंकिंग ही है, ये सब एनालिसिस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, यहाँ भी ये एनालिटिकल स्किल यूज हो रही है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग बनती है इससे, आप कॉन्सेप्ट्स को कितने क्लैरिटी से पढ़ पा रहे हो, क्या डिसीजन ले पा रहे हो, ये सब डिपेंड करता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे। आगे शिलॉग्स टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, सारा कुछ एक क्लास में नहीं बता सकते भाई, हर टॉपिक का अपना एक मतलब है, क्यों डिजाइन किया गया क्या है, ठीक है ना, ये आपको मैं बताता चलूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये आपका, सिर्फ इसको पेपर से रिलेट ना करो, बहुत मजा आने वाला है आपको, इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एप्लीकेशन पे लेके चलो, तब जो और ज्यादा मजा आएगा। ऐसा सोचो कि बस पेपर पास करना है, फिर मजा भी नहीं आएगा ना पढ़ने में ना पढ़ाने में मुझे, ठीक है ना, बर्डन ले तुम इसको नहीं तो।
तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको एक बार थोड़ा सा मतलब सीरियसली जरा सोचो और काम करो। जो मैंने देखो भाई आज ज्ञान दिया, जो बातें बोली, उसको आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, तभी सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बाद में मेरे पास, तुम्हारे पास बहाने बहुत होंगे और मैं कोई बहाना सुनूंगा नहीं। अपना सीधा फंडा है भाई। अपने को कोई कहता है ना सर मैं काम नहीं कर पाया, घर पे गेस्ट आ गए, मैं थक गया था, ये वो, मेरी लाइफ में एक ही फंडा होता है, अगर मैंने किसी को होमवर्क दिया है ना और वो नहीं करके लाया और कुछ भी बोल रहा है, मैं कभी नहीं मानता। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, बेटा क्या तू कोमा में था? अगर तो तू कोमा में था फिर तो इम्पॉसिबल है, तेरे हाथ पैर चलेंगे नहीं, तू काम नहीं कर सकता था। अगर कोमा में नहीं था ना तो भाई बाकी सब बहाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने कुछ करना है तो आप कर ही लोगे, टाइम निकाल ही लोगे, जैसे मर्जी निकाल लो। तो ये अपने जीवन का असूल बना लो, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो तो तुरंत कर दो। ये नहीं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ये सब बहाने होते हैं। आज गेस्ट आ गया, आज मैं थक गया, आज ये हो गया, वो हो गया, सब बहाने हैं भाई। रियलिटी बता रहा हूँ, मान लो मैं किसी दिन बोल रहा हूँ ना मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं ले पा रहा, तो वो भी एक बहाना है, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि मैं चाहूं तो मैं क्लास ले सकता हूँ। क्या मैं आधा घंटा गले दर्द में भी बोल नहीं सकता? बोल सकता हूँ भाई, लेकिन वो एक मैंने बस अपना कंफर्टेबल जोन में आ जाता हूँ, नहीं मैं अपना गला बचा लूँ थोड़ा सा। तो ये सब बहाने हैं। मेरे जीवन का तो एक ही फंडा है भाई, अगर हमने कोई काम नहीं किया तो तब नहीं कर सकते अगर हम कोमा में हैं। अदरवाइज ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मान लो मैं किसी दिन कह रहा हूँ तबीयत खराब है, क्लास नहीं ले रहा, तो बहाना है भाई, सिंपल, ठीक है ना, समझ लेना। सर बहाना मार गया आज, क्योंकि यही रियलिटी है, ठीक है। अपनी लाइफ का तो एक ही फंडा है बस, और खुद से क्या शर्माना भाई, ठीक है ना। खुद से भी अगर हम यूं शर्माएंगे, देखो जो चीज़ सही है वो सही है, ये मैं हमेशा मानता हूँ। जहाँ मैं भी गलत हूँ तो मैं भी गलत हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। सर्टेन हो जाते हैं कई बार, सरकमस्टांस ऐसे भी हो जाते हैं भाई कि बहाने भी लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो वो मान के चलो, ये सब भी चलेगा। लेकिन आप जितना अवॉइड कर सको अवॉइड करो, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो, ठीक है ना, आपका वो फेज नहीं है हमारे वाला, ठीक है। जब हमारे फेज में आ जाओगे मारते रहना बहाने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल ट्राई करो, बहाने ना लगाओ, जितना काम मिले करने की कोशिश करो, नींद कम से कम लो, काम ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। यही एज है भाई, उसके बाद हो भी नहीं पाएगा। एक एज आने के बाद आपको नींद लेनी ही पड़ेगी, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। आप अभी उस जोन में हो जहाँ मेहनत कर सकते हो, बाद में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया, ठीक है, फिर बोरिंग ना हो जाए ना लेक्चर आज का। तो बस इतने ज्ञान पे आप थोड़ा सा काम करें, और कोई डाउट आता है तो नंबर मैंने लिख दिया भाई, उसमें से पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये वीक थोड़ा सा इस पे काम करो, अभी बर्डन नहीं मैं डाल रहा, धीरे धीरे फिर मैं आप पे बर्डन देना स्टार्ट करूंगा। अभी सिर्फ आप रिलैक्स होके अपना जो भी मैंने बातें बोली उस पर काम करना स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछो, सर मैं ये करना चाह रहा हूँ ये नहीं हो पा रहा। देखो जब आप करना शुरू करोगे इसमें दिक्कतें भी आएंगी, उसमें क्या सोल्यूशन है वो भी मैं ही दूंगा। अगर मैंने आपको मुश्किल में डाला है तो बचाऊंगा भी मैं ही, ठीक है भाई। तो आप स्टार्ट करो ये चीजें करना, जो प्रॉब्लम्स आए मेरे से शेयर करना, मैं सब चीज का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। हर चीज का सोल्यूशन है, बस नीयत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से सो। हाँ जी हाँ जी, बोलो कौन पूछना चाह रहा है भाई कुछ? गलती से हो गया लगता है, चलो किसी को पूछना तो भाई पूछो, नहीं तो आप जा सकते हैं। कब से मैं ही बोल रहा हूँ, मैं कहा शायद किसी ने कुछ पूछना हो। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे लगता है जा ही रहे हैं सब धीरे धीरे, ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर। कल नहीं सॉरी, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वीक मिलेंगे।